वेलकम टू विद्या ऊर्जा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस का थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट किया था। तो हमने लास्ट में टॉपिक ख़त्म किया था हमारा फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। तो अभी हम रिलीजन को एज अ कल्चरल सिस्टम समझेंगे कि रिलीजन का कल्चर से क्या रिलेशन है। तो इसमें ज़्यादातर हम जो है वो क्लिफर्ड गिट्स का जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बन जाए क्लिफर्ड गिट्स की एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर, और ये बहुत अच्छा आंसर भी बन सकता है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच में आंसर देने के लिए। पूरा अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया है। सो वन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट शोड थ्रू हिज वर्क दैट रिलीजन इज़ नथिंग बट अ कल्चरल सिस्टम। सो इनका मानना था कि रिलीजन कुछ नहीं, बस एक कल्चरल सिस्टम है, मतलब एक कल्चरल डायमेंशन है, एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं, और उसको उन्होंने जो है वो इसका नाम दिया था रिलीजन का। द ह्यूमन लाइफ इज मेड अप ऑफ symbols each having a defined meaning. He developed the meaning of cultural dimension of religious analysis. According to him, culture can be defined as a historical. अच्छा ओके, ये डेफिनेशन थोड़ा अच्छे से समझाते हैं कि इनका ये मानना था कि बेसिकली रिलीजन, हर एक रिलीजन ह्यूमन लाइफ किसी न किसी सिंबल से रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे पहले के समय में केव पेंटिंग में देखेंगे तो जो वो पेंटिंग किया करते थे वो अपने आप को किस तरह से सिंबलाइज करते थे, एक जानवर को कैसे सिंबल बनाते थे, उस तरह से हर ह्यूमन लाइफ किसी न किसी सिंबल से रिलेटेड होती है। तो हम कहीं ना कहीं अपने कल्चरल डायमेंशन यानी कि सिंबल्स को ही अपने रिलीजन में ऐड करके रिलीजियस एनालिसिस करते हैं। तो इसको उनके अकॉर्डिंग कल्चर को, अच्छा उनके अकॉर्डिंग कल्चर क्या था, उनके अकॉर्डिंग कल्चर एक हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न है embedded in a symbol, a system of inherited conceptions expressed in symbolic form by means of which men communicate, perpetuate and develop their knowledge about in and एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है कि हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न, यानी ये बहुत समय से चलता आ रहा है, एक पैटर्न है, रिपीटेड पैटर्न है जो कि एक सिंबल में तब्दील हो गया, फिर इसको इनहेरिट किया लोगों ने कंसेप्शंस को और एक्सप्रेस्ड किया सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, किस तरह से कम्युनिकेशन के थ्रू उसे अपने अंदर डाल करके उसके बारे में नॉलेज डेवलप करके और उसके टुवर्ड्स एक एटीट्यूड डेवलप करके लाइफ के टुवर्ड्स लोगों ने सिंबल डेवलप किया, उस सिंबल को कल्चर बोलते हैं। फिर से समझते हैं और थोड़ा सा अगर ईजीएस्ट वे में समझे तो कहना ये चाहते हैं कि जो पैटर्न चलता आया समाज में, ठीक है, वो जो पैटर्न चलता आया वो क्यों चल रहा है, वो किस वजह से चल रहा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस दे रहा है लाइफ को, उसका कुछ रिलेशन है लाइफ से। तो क्या हुआ कि जो हिस्टोरिकली पैटर्न चलता आ रहा था उसका कुछ फॉर्म था, उसको सिंबल्स के फॉर्म में डिनोट किया लोगों ने, तो उस प्रॉपर चलते हुए पैटर्न को ही हम कल्चर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हिंदू कल्चर को हम लेते हैं तो हिंदू कल्चर में एक सेट ऑफ पैटर्न है जो चलता आ रहा है कि शैविज्म, ये वो, बुद्धिज़्म और ये सब मतलब उनके ब्रांचेस हो गए। ठीक है, मुस्लिम्स का कैसे जा रहा है, तो उस तरह से एक सेट ऑफ पैटर्न चलता आ रहा है जो हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न है, उसको इन्होंने कल्चर। देखिए इसको वर्ड टू वर्ड एकदम अच्छे से डिफाइन करना होगा, मतलब याद करना होगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गिट्स, इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग फर्स्ट कम्स द फिनोमेना एंड देन कम्स द एक्शन। तो पहले फिनोमेना था, यानी कि पहले कोई चीज़ हुई, कोई फिनोमेनन हुआ, कोई चीज़ ने मतलब प्रोसेस ने टेक प्लेस किया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग लोगों ने एक्शन किया डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग ड्राइव फ्रॉम दैम सिंबल। दस गिट्स डिफाइन द मीनिंग ऑफ रिलीजन एज अ सिस्टम ऑफ सिंबल विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर एक्शन इन मैन creating an aura around him that the action and moods appear to be real in nature। यानी कि रीड कीट्स का ये कहना था कि जिस तरह से इंसान सोचता है, ठीक है, पहले आता है कोई फिनोमेना उससे रिलेटेड, उसके बाद आता है एक्शन डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग ड्राइव फ्रॉम दैट सिंबल्स। जैसे कि अगर कोई किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, अब हमारा जो सिंबल है वो ये बोलता है कि हमको अहिंसावादी होना चाहिए, तो अब उस सिंबल से हमने क्या मीनिंग ड्राइव किया कि हमें अहिंसावादी होना चाहिए, तो अब हमारा एक्शन क्या होगा कि हम उसको सज़ा देंगे। तो ये समझाना चाहते हैं कि जब कोई भी मतलब प्रोसेस, हमारा जो थिंकिंग का प्रोसेस होता है वो इस तरह से चलता है कि पहले कोई फिनोमेना टेक प्लेस करता है, फिर हम अपने सिंबॉलिक सिंबल्स को देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन होना चाहिए और फिर हम एक्शन लेते हैं। दिस गिव्स डिफाइन द मीनिंग ऑफ रिलीजन एज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन in man creating an aura around him
दैट द एक्शंस एंड द मूड्स अपीयर टू बी रियल इन नेचर। तो क्या होता है कि बेसिकली रिलीजन एक सिस्टम है सिम्बल्स का, अलग अलग सिम्बल्स है। क्योंकि कोई बोलता है अहिंसावादी होना, योगा करना, मेडिटेशन करना, गरीबों का खाना बांटना, तो ये बेसिकली एक तरीका का सिंबल है, यानी कि एक तरीके से ये रिलीजन को डिफाइन कर रहा है कि ये सिंबल है और इसका ये एक्शन होता है। इससे क्या होता है कि हमारे चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होता है। ऑरा मतलब हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि हम फिर उसी तरह से चलना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हमारे मन में ये चीज़ है कि हम एक वेजिटेरियन है, ठीक है, ब्राह्मण हिंदू है, तो ब्राह्मण हिंदू है तो मेरे अराउंड ये और सिंबल क्रिएट हो जाएंगे कि हमको वेज खाना है, ठीक है, वेद पुराण पढ़ने हैं, ये करना है, ज्ञान बांटना है, बुद्धि बांटनी है, लोगों को विद्या देनी है। तो अगर मेरे अराउंड ये सिंबल्स क्रिएट हो जाएंगे तो हम उसी अराउंड एटमॉस्फेयर में क्रिएट कर लेंगे। तो फिर आप जब मंदिर के आसपास जाओगे तो आप क्या देखोगे, तो आप वहाँ पे नॉनवेज नहीं पाओगे। तो यही वो बोलना चाहते हैं कि रिलीजन एक सिस्टम है सिंबल का, जिसके अकॉर्डिंग इंसान पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है और उसके अराउंड एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, और वो उसके एक्शन और मूड्स दोनों पे ही दिखाता है कि उसका एक्शन क्या होगा और उसका बिहेवियर क्या होगा, दोनों ही पैटर्न पे वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू लीड्स द मूड ऑफ अ पर्सन सेट्स द मोटिवेशन एंड लीड्स टू अ पर्टिकुलर एक्शन। यानी कि जैसा आपका मोटिवेशन होगा, यानी अगर आपका मोटिवेशन है कि जानवरों को नहीं मारना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग आप जानवरों के राइट्स के लिए खड़े होगे, आप रोकोगे। वहीं पे अगर आपका मोटिवेशन है कि नहीं, सबको खाना मिलना चाहिए, खाने पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी पे, तो आपको वेज और नॉन वेज का डिफरेंस नहीं लगेगा, आपको कोई ये क्या बात हुई, सबको फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो आपका मोटिवेशन और आपका मूड, आपका जो है वो रिलीजन सेट करता है, रिलीजियस सिंबल सेट करते हैं। सो द इमोशंस आर क्रिएटेड इन पेपर ओनली इफ सिंबल इज लिंक टू दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ये समझते हैं, अगर सेफ्रॉन फ्लैग है, ये लोगों में बताता है कि ये फ्लैग किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप एक बार सेफ्रॉन भगवा कलर देखते हो तो आपको उससे रिलेटेड लिंक का पता चलता है कि हाँ ठीक है, ये हिंदुज़म से रिलेटेड है। या फिर आप ग्रीन कलर का फ्लैग देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि मुस्लिम से रिलेटेड है। तो सिंबल्स कहीं ना कहीं हमारी एक्शन को डायरेक्ट करते हैं और हमें लिंक समझाते हैं चीज़ों के बीच में। दे कैरी सर्टेन वैल्यूज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रैक्टिस बाय द पीपल हु इनहेरिट द सेम सेट ऑफ वैल्यूज। तो जो भी सेम सेट ऑफ वैल्यूज कैरी करेंगे उनके सेम सेट ऑफ सिंबल्स होंगे और वो एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर गेट्स ने ये कंक्लूड किया बाय सेइंग दैट ह्यूमन बीइंग possess a capacity of interpreting symbols and the religion is a belief which comes for their rescue when no other knowledge or interpretation can provide an explanation for their action। तो ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ ऐसे एक्शन, सपोज अगर रिलीजन नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई रिलीजन नहीं होता, तो हमने मर्डर किया, वो सही है या गलत कौन डिफाइन करेगा। या हमने कुछ मतलब ऐसा काम किया, हमने चोरी की, या फिर हमने कुछ अच्छा काम किया, दान पुण्य का काम किया, वो एक्शन सही है या गलत है, उस एक्शन का एक्सप्लेनेशन कौन देगा। तो उस केस में रिलीजन रेस्क्यू के लिए आता है। रेस्क्यू का मतलब कि वो बताता है आकर के, वो बचाएगा आपको, वो आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि सही क्या गलत क्या। तो रिलीजन का वहाँ पे रोल हो जाता है और वहाँ पे फिर वो आपको सिंबल्स को इंटरप्रेट करना सिखाएगा। मतलब वो आपको सिखाएगा कि ये चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, क्रॉस है क्रिश्चियंस का, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ओम किस चीज़ से रिलेटेड है, अल्लाह का नाम किस चीज़ से रिलेटेड है। तो वो रिलीजन आपको इंटरप्रेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस यहाँ तक, इसके बाद द 3 एस्पेक्ट्स विच एक्सप्लेन द अबव मेंशन कंक्लूजन इंक्लूड। तो बेसिकली इन तीनों ही चीज़ों को अगर हम एक लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग हैव अ कैपेसिटी ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स विच आर लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज। मतलब हमारे पास जो भी सेट ऑफ नॉलेज अवेलेबल होती है उस हिसाब से ही हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उतनी हमारे पास कैपेसिटी होती है। रिलीजन ओनली हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द एक्सप्लेनेशन फॉर मेकिंग द सफरिंग बेरेबल, इट कैन नॉट मेक द सफरिंग गो अवे। अब जैसे कोई फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई, तो हमारे पास जो सेट ऑफ नॉलेज है उससे हो सकता है हम उस डेथ को बियर ना कर पाएँ और हमको बहुत तकलीफ हो, मेरे किसी अपने की डेथ हो जाए तो जब वो तकलीफ होगी तो उस केस में कौन आएगा मेरे को रेस्क्यू करने, मेरे को बचाने के लिए? रिलीजन आएगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि सफरिंग को हटा देगा, वो सफरिंग हटा नहीं देगा, लेकिन सफरिंग को बियरेबल बना देगा, ये कह के कि डेथ के बाद दोबारा जन्म होगा या फिर मोक्ष मिल गया है। तो इस तरह की बातें वो करेंगे। तो रिलीजन हेल्प्स इन रेस्क्यूइंग अ पर्सन बाय प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन टू द रॉन्ग एक्ट्स ऑफ अ बैड पर्सन बाय प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन दैट ही विल सफर इन द नेक्स्ट लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने गलत काम किया है तो फिर रिलीजन आएगा वापस से ये कहने के लिए कि तुम्हारा एक्शन गलत है, तुम्हें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, खाते से किसी को मत मारो। ये जो सिम्बॉलिक क्रिएशन क्रिएट हो रहा है रिलीजन का,
यही हमको हेल्प करता है रिलीजन को इंटरप्रेट करने में। तो ये 3 चीज़ों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। इसलिए 10 अच्छा, इसी के कॉन्ट्रास्ट में मेलानोस्की का ये कहना था कि अकॉर्डिंग टू दस इन कॉन्ट्रास्ट टू मेलानोस्की, यानी कि मेलानोस्की का कॉन्ट्रास्ट में गिट्स ने ये बात बोली कि मोर कॉग्निटिव इन नेचर रादर दैन इट इज़ प्रैक्टिकल रियलिज्म, मतलब कि ज़्यादातर जो है वो रिलीजन जो है वो कॉग्निटिव होता है। कॉग्निटिव मतलब कि वो ज़्यादातर उसके एक्शंस और उसके बिहेवियर, मतलब जो समझा दिया उसी के अकॉर्डिंग चलता रहता है। ये नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, कि सच में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोबारा जन्म, ये सब नहीं। वो ज़्यादातर कॉग्निटिव होता है, नेचर में डिफाइंड रहता है एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो व्हेन वी स्टडी अबाउट रिलीजन इन यूनिवर्सिटी वी ट्रीट रिलीजन एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट। ओके, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसे हम एकेडमिक सब्जेक्ट मानते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया। अब उसको पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि आपके खुद के सेट ऑफ आइडियाज़ फॉर्मुलेट होने लगे, लेकिन हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। दिस इज़ नॉट द एम ऑफ द कोर्स। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ह्यूमन लाइफ के रिलीजियस डायमेंशन को समझ सकें। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली आप जो ये पढ़ रहे हो रिलीजन के टॉपिक को, इसलिए नहीं हम आपको समझा रहे थे कि आप रिलीजन के कुछ चीज़ें समझ करके आप अपना व्यू पॉइंट बदल लो अपने रिलीजन के लिए। नहीं, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है ताकि हम ह्यूमन लाइफ का एक और डायमेंशन समझ सकें, रिलीजियस डायमेंशन समझ सकें। तो some scholars define religions in terms of particular kind of experience. A religious experience, they use words like sacred, holy, ultimate, infinite and transcendent. मतलब कुछ स्कॉलर्स ने रिलीजन को एक एक्सपीरियंस के बेसिस में माना कि लोगों ने जैसे एक्सपीरियंस किया, अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया, जो सैक्रेड था उसके अकॉर्डिंग रिलीजन बना। एक तो हमने गिट्स का पढ़ लिया, अभी ये कुछ और स्कॉलर्स का नाम यहाँ पे नाम नहीं दिया, ऐसे बोल रहे हैं। सो एनी एक्सपीरियंस दैट हैज़ दिस क्वालिटी काउंट्स एज रिलीजन। जिसमें भी वो क्वालिटी होगी जो सैक्रेड होगा उसको वो रिलीजन मान लेते हैं लोग। रिलीजियस एक्सपीरियंसेस में फील कन्विंस दैट इट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। जो भी एक्सपीरियंस हम मतलब रिलीजियस एक्सपीरियंसेस करते हैं, मानते हैं वो एक्सपीरियंस गॉड का है, हमने गॉड को पा लिया, किसी सुप्रीम बीइंग को पा लिया। बट अ रिलीजियस एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बी इवोक्ड बाय ग्रांट कैन्योर और मेकिंग लव और इवन एज अनयूजुअल रॉक सिटिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये कहना चाहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एक्सपीरियंस ऑफ गॉड ही मानना जरूरी हो। रिलीजियस एक्सपीरियंस में कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हम ग्रांट कैनियन, यानी कि ये जो हमारे पहाड़ों के कैनियंस, आपको ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पहाड़ नदी के किनारे वाला जो एरिया आपका पूरा, ये सब जगहों पे आप जाते हैं, आप बैठते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी समुद्र के किनारे बैठे हैं, आप तब को भी आप बहुत डिवाइनली फील करते हैं उस टाइम पे भी। तो जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे निकल के आया रिलीजन। यहाँ पे इनका स्कॉलर्स का ये कहना है, फॉर स्कॉलर्स हु टेक दिस अप्रोच इट इज़ द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल इनर एक्सपीरियंस। मतलब इंडिविजुअल का जो इनर एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि उसका रिलीजन किस स्पोज है। दैट दे सर्व टू डिफाइन व्हाट काउंट एज रिलीजन एंड रिलीजियस। और वो वहाँ पे बताते हैं कि एक्चुअली क्या चीज़ हमारा रिलीजन और क्या चीज़ रिलीजियस है मेरे लिए, मतलब कि धार्मिक है और क्या हमारा धर्म है, ये बताते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस। तो आपने समझा इसमें पहले पार्ट में गिट्स की बातें थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कैसे सिम्बल्स का लोग इस्तेमाल करते हैं अपने, और उसी अकॉर्डिंग का मूड, मोटिवेशन और एक्शन होता है। और यहाँ पे कुछ और स्कॉलर्स हैं जिनका मानना है कि नहीं, एक्सपीरियंस जो इंडिविजुअल के होते हैं वो हमारे रिलीजन को डिफाइन करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस ऑफ गॉड हो। ओके, सो अनदर ग्रुप ऑफ स्कॉलर था जिसका ये मानना था कि नहीं, ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे नहीं, ग्रुप के एक्सपीरियंस पे होता है। ग्रुप जो जैसा फील करता है, जैसे वो सेट ऑफ नॉर्म्स एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके, उसी सब से चलता है। रिलीजन इज प्राइमली अंडरस्टैंड इट्स वर्ड्स एंड गाइड इट्स लाइफ। तो रिलीजन इज बेसिकली इसीलिए होता है कि वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है लाइफ में, रादर इट इज़ द कॉन्स्टेंट फाउंडेशन ऑफ एवरीडे लाइफ। अच्छा, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट डज नॉट ट्रांसेंड एवरीडे लाइफ। ऐसा नहीं है कि ये एवरीडे लाइफ को गाइड करता है, बट हाँ ये एक कॉन्स्टेंट फाउंडेशन क्रिएट करता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपका जो रिलीजियस मतलब एटमॉस्फेयर होता है उसी अकॉर्डिंग आपका रहन सहन, उठना बैठना, फाउंडेशन बेस तो वही रहता है हमेशा एवरीडे लाइफ का। तो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन दिस साइंटिफिक अप्रोच टू रिलीजन इज द एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लिफर्ड गिट्स। दोबारा पढ़ेंगे हमको इनके बारे में। इन एन ऐसे टाइटल रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम, इन्होंने रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम का ऐसे लिखा था, ये इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दी थी रिलीजन की, दैट मैनी अदर्स हैव बोरोड, अडॉप्टेड एंड एम्प्लॉयड इन स्टडिंग, जिसको कई लोगों ने यूज़ किया है। गिट्स की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें 5 पॉइंट्स इन्होंने दिए थे, ये इस पे ऐसे भी आने हो सकता है कि अगर ये टॉपिक दिया हो कि रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से समझने हैं। गिट्स डेफिनेशन गिव्स अ starting place for understanding religion in this social scientific way. It suggests that every group and every individual may have a religion, even if no one in that group believes in a god or an afterlife or any of the more familiar trappings of organized religion. इनका ये मानना था कि हर इंडिविजुअल का, हर एक ग्रुप का
कुछ ना कुछ बिलीफ हो या ना हो आफ्टर लाइफ में, वो रिलीजन की कहीं ना कहीं चीज़ से टच जरूर होता है। जैसे कि इसको इन्होंने समझाने की कोशिश की कैसे, इनके अकॉर्डिंग इसमें 5 चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू क्वीन रिलीजन हैज़ 5 थिंग्स, देख सकते हैं आप 5 चीज़ें यहाँ पे लिखा है, सिस्टम ऑफ सिंबल विच एक्ट्स टू एस्टैब्लिश। इसको यहाँ समझने की जगह हम प्रॉपर समझेंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 पॉइंट्स प्रॉपर समझाए हुए हैं जहाँ जहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है इंडिविजुअल ग्रुप फ्रेमवर्क दैट ऑल मेंबर्स शेयर इन कॉमन सेंस आउट ऑफ लाइफ एंड गाइड बिहेवियर। तो अब पहले समझते हैं पहला पॉइंट जो उन्होंने दिया था कि रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। रिलीजन एक सिम्बल्स है, सिस्टम है सिम्बल्स का, यानी कि सब कुछ सिम्बल्स से रिलेटेड है। जैसे कि शॉर्ट में समझते हैं, जैसे सिलहौटे ऑफ बार्ट सिम्पसन, ये क्या है ये मैं बता देती हूँ। ये देखिए, सिलहौट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का शेप, किसी चीज़ को जो है शेप देना, ठीक है। तो यहाँ पे सिलहौट ऑफ बार्ट सिम्पसन की बात की है। बार्ट सिम्पसन एक कंपनी है, कार्टून करेक्टर है, ठीक है। तो ये आपने शायद देखा हो, अगर कभी ये कार्टून करेक्टर को देखा हो आपको इस तरह से, तो ये सिंबल बना हुआ है। इसको देख के हमें किसका याद आता है, बार्ट सिम्पसन का याद आता है। तो जिस तरह से ऐसे ही आपका BMW कार हो गई, BMW का एक सिंबल होता है, या फिर रिसाइकलिंग बिन का एक सिंबल होता है, अमेरिकन फ्लैग एक सिंबल है, या किसके सिंबल होते हैं इमोजीज में। तो ये सब क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये एक फीलिंग से कनेक्टेड होते हैं, ये कुछ मैसेज दे रहे होते हैं, उसका नेचर बता रहे होते हैं उस चीज़ का। और वही एक्चुअली हमारे एक्सपीरियंस, यानी कि अगर हम BMW का सिंबल देखेंगे तो हमें पता चलेगा हाँ ये कार से रिलेटेड है, कार क्या है, कार इस चीज़ से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं वही हमारे एक्सपीरियंस को शेप करती है। तो ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये तो हो गया नेचुरल सिंबल की। तो क्या रिलीजियस सिंबल भी ऐसे ही होते हैं? नहीं। रिलीजियस सिंबल क्या होते हैं? रिलीजियस सिंबल परफॉर्म्स अ डिस्टिंक्टिव फंक्शन। दे परस्यूड अस दैट देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन आवर वर्ल्ड व्यू एंड आवर एथोस, यानी कि एथोस मीन्स कि हम कैसे रहते हैं एथिकल व्यूज़ में, और हमारे वर्ल्ड व्यू में एक डायरेक्ट कनेक्शन बैठाने की कोशिश करता है, ठीक है। वो होते हैं रिलीजियस सिंबल। जैसे कि इसे और अच्छे से समझेंगे तो symbols tell us that we ought to live a certain way because the world is in a certain way. They also tells us that the world is especially well suited to the way that we live. In religious symbol, worldview and ethos, the way we see the world and the way we live in it seems to fit together perfectly. So each reinforces the other. यानी कि ethical way में हमको कैसे अपने वर्ल्ड व्यू को हम सेट करने में वो हेल्प करता है, वही रिलीजियस सिंबल हमारा बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा था कि एक पीटर बर्जर ने अपनी बुक सेक्रेट कैनोपी में एक टर्म यूज़ किया नोमोस का मतलब क्या होता है, तो डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ल्ड व्यू एंड एथोस, यानी कि वर्ल्ड व्यू और एथोस को किस तरह से लोग अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। जैसे कि इसको और अच्छे से समझते हैं, ये थोड़ा सा मतलब टफ हो गया होगा सोशलॉजिकल लैंग्वेज में, इसको ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि अगर आप ये कहते हैं कि आप सेकुलर हैं, ठीक है, आपने कह दिया आप सेकुलर हैं, लेकिन ये बताइए आपकी अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं तो हुई होगी। तो जो आपका कॉमन सेंस है, चीज़ों को समझने का तरीका है, कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग पे इफेक्ट कर रहा होगा। और आपकी अपब्रिंगिंग ऐसा हो ही नहीं सकती कि जो रिलीजियस पॉइंट से रिलेटेड ही ना हो। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है भी जिसके रिलीजियस पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं होता है, फिर भी वो उनके जो पेरेंट्स जिस सोसाइटी से आ रहे हैं, उनके सेट ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज होंगे, वो एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल करके आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं रिलीजन आप में भी रिफ्लेक्ट होगा, वर्ल्ड व्यू आपके अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा, और आपके रहने उठने के तरीके, आपके एथोस, उसमें कनेक्शन होगा। तो वर्ल्ड की सोच, वर्ल्ड व्यू में आप कैसे वर्ल्ड को देखते हैं, और आपके उसमें उठने बैठने के तरीके में कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल। तो कहीं ना कहीं सिंबल ही हैं जो रिलीजन को बना रहे हैं, सिंबल्स की वजह से ही लोग बन रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला है रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल विच एक्ट्स टू एस्टैब्लिश पावरफुल परवेसिव एंड लॉन्ग लास्टिंग मूड्स एंड मोटिवेशन। जैसे कि मूड्स एंड मोटिवेशन कैसे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका मूड है तो आप रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है, कैसा मूड है आप उसी तरह से रिस्पॉन्ड करोगे। गुस्से में हो तो गुस्से तरीके से, अच्छे में अच्छे। और आपका मोटिव कैसा है, आप क्या मिलना चाहता है, वही चीज़ें आपको एक्चुअली हेल्प करती हैं एक्शन लेने में, ठीक है। तो आपका मूड और आपका मोटिव ये किसके द्वारा गाइडेड होता है, ये कहीं ना कहीं रिलीजन के द्वारा ही गाइडेड होता है। देयरफॉर दिस टेल्स अस दैट बिकॉज रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन अ सर्टेन वे, वी ऑट टू फील इन अ सर्टेन वे एंड एम टू फुलफिल सर्टेन वैल्यूज। क्योंकि रियलिटी हमने कैसे कंस्ट्रक्ट की है, हमारी रियलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है, रियलिटी क्या है। जैसे अगर कोई चीज़ मेरे लिए रियलिटी है, वो ज़रूरी है आपके लिए रियलिटी हो, या आपके लिए जो रियलिटी है वो ज़रूरी है मेरे लिए रियलिटी हो। तो हम दोनों की रियलिटीज़ डिफर क्यों कर रही है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अलग है, हमारा अपब्रिंगिंग अलग है, हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, किसी ना किसी वजह से हम रिफर कर रहे हैं हमारे एथोस में। तो वो जो रियलिटी हमने कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है, वो किसी वे में हमने कंस्ट्रक्ट की है, उसका एक सर्टेन वे है।
अब हम उसी सर्टेन वे में फील करेंगे और उसी सर्टेन वैल्यूज़ को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो रिलीजियस सिंबल्स वही हैं जो बताते हैं कि किसी रियलिटी को कैसे करा जाए। अब देखो ये सब तो हो गया, हमने सोशलॉजिकल पॉइंट से पढ़ा अच्छे से, मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू को हमने अच्छे से समझा। लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे इसको एक एग्जांपल से, जैसे क्रिश्चियन का क्रॉस सिर्फ यही नहीं बताता है कि जो है जीसस क्राइस्ट को जो है क्रूसिफाइड कर दिया गया था। ये एक और बात बताता है कि क्रूसिफिकेशन इज़ दी प्री रिक्विसाइट फॉर रिस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है? क्रूसिफिकेशन यानी कि इंसान का क्रूसिफाई होना ज़रूरी है। क्रूसिफाई होना प्री रिक्विस्टिक मतलब बहुत ही ज़रूरी है। ये एक्शन होगा तभी ये एक्शन होगा, मतलब रिसरेक्शन तभी होगा जब क्रूसिफिकेशन होगा, मतलब इंसान का दोबारा जन्म तभी होगा जब क्रूसिफिकेशन होगा, यानी डेथ के बाद ही न्यू बर्थ आ सकती है। इन अदर वर्ड्स देयर कैन बी नो न्यू बर्थ विदाउट अ प्रायर डेथ। अगर कोई इंसान पहले मरा नहीं है तो नया डेथ नहीं आ सकता। ये कहीं ना, ये किससे पता चल रहा है हमको? रिलीजियस सिंबल क्रॉस से, क्रिश्चियन के क्रॉस से। तो ये यहाँ पे चीज़ पता है, थिंग्स डोंट गेट बेटर अंटिल दे फर्स्ट गेट वर्स। इसी तरह से अगर दूसरा मीनिंग हम निकाले, हमने क्या बोला था कि हम जितना चाहे उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर दूसरा मीनिंग निकालें कि बुरे के वक्त ही अच्छा वक्त आएगा, ठीक है। सो अलाउइंग वन सेल्फ टू बी क्रूसिफाइड, सेटिंग असाइड वंस ओन नीड टू मीट द नीड ऑफ अदर रादर देन असर्टिंग वन ओन नीड्स। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि क्रूसिफिकेशन ज़रूरी है, चीज़ों को ख़त्म करना, उनको गाड़ना, उनको ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि नई चीज़ें आ सके और हमारा जो उससे एक पर्टिकुलर पर्सनल अटैचमेंट है उसको ख़त्म करो और जनरल लोगों की तरफ देखना शुरू करो। अपनी ओन नीड्स की जगह जनरल नीड्स को तरफ देखना शुरू करिए। तो आइडिया, तो फॉर मैनी क्रिश्चियन द क्रॉस है। इसके अलावा कुछ अलग क्रिश्चियंस हैं जो इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है? दैट्स आइडिया दैट अ सेल्फ डिनाइंग वे ऑफ लाइफ विल लीड टू अल्टीमेट हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट। मतलब खुद से ही डिनाई कर देना लाइफ को, यानी कि अगर आप ये नहीं मानते कि ये लाइफ आपकी है, आप अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ, फुलफिलमेंट की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि बिकॉज ऑफ द वे द वर्ल्ड वर्क्स, बिकॉज डेथ लीड्स टू न्यू लाइफ एंड व्हाट सीम्स टू बी डिफीट इज एक्चुअली द वे टू विक्ट्री। जिसको आप हार मान रहे हो कि डेथ है, खत्म है, वही एक्चुअली अल्टीमेट मोक्ष है। तो ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। देयरफॉर सीइंग अ क्रॉस में एनकरेज क्रिश्चियंस टू अडॉप्ट सेल्फ डिनाइंग मोड्स एंड बिहेवियर। तो ये एक्चुअली क्या इनको हेल्प कर रहा है? ये किस तरह का मूड एंड बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे? सेल्फ डिनाइंग, यानी कि खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरे के बारे में सोचो। अपना क्या है, मरना है तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे के बारे में सोचो। तो ये जो सेल्फ डिनाइंग मूड एंड बिहेवियर, ये कहाँ से ड्राइव हो रहा है? ये रिलीजियस सिंबल से ड्राइव हो रहा है। यही तो वो कहना चाह रहे थे गिट्स ने क्या कहता है? रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल विच एक्ट टू एस्टैब्लिश पावरफुल, परवेसिव एंड लॉन्ग लास्टिंग मूड्स एंड मोटिवेशन। और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया लास्ट वाला। इसका थर्ड पॉइंट क्या है कि रिलीजन फॉर्मुलेट्स कंसेप्शन ऑफ जनरल ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि रिलीजन ही बताता है कि एक जनरल ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि डेथ किस तरह से है, उसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर देता है। क्यों? क्योंकि हमको क्या होता है, अगर मान लीजिए एक अर्ली मैन के एग्जाम्पल को ले लें, उसे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है आसपास। तो हम इंसान क्या करते हैं ना, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज देखना चाहते हैं, हर चीज़ के पीछे के मीनिंग को समझना चाहते हैं। तो वो जो मीनिंगफुल ऑर्डर देने का काम करता है ना, वो रिलीजन करता है। जैसे इसको समझते हैं, रिलीजन सिंबल इंटेंट टू परस्यू अस दैट देयर इज़ अ गुड फिट बिटवीन नेचर ऑफ रियलिटी एंड द वे वी लिव। वो पूरी तरह से कोशिश करता है ये समझाने की कि जो नेचर है रियलिटी का और जैसे हम रह रहे हैं, अगर रिलीजियस तरीके से रह रहे हैं, और जो नेचर है रियलिटी का, वो दोनों एकदम एक जैसे हैं। सो दे एम रियश्योर अस दैट बोथ रियलिटी एंड आवर लिव्स मेक सेंस। वो कोशिश करते हैं कि जो हमारे दिमाग की रियलिटी है और जो हमारी रहन सहन उठना है उसका कुछ मतलब निकले। हम नहाते क्यों हैं, हम खाते क्यों हैं, या हम, चलिए तो बायोलॉजिकल हो गया, अगर वैसे भी देखिए हम पूजा क्यों कर रहे हैं, हम धूप बत्ती क्यों जला रहे हैं, हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, वो एक मीनिंग उससे अटैच करने की कोशिश कर रहा है जो कि सेंस बनाए, ताकि हमारी लाइफ एक मीनिंगफुल ऑर्डर बन जाए और हमारे अंदर जो केओस है वो ख़त्म हो जाए। इसी को बर्जर ने नोमोस कहा था कि इस तरह से हमारी सोसाइटी हमारे उसको बनाने की कोशिश करती है कि उसी सेट ऑफ, उसमें जो हमारा वर्ल्ड व्यू और हमारा एथोस दोनों एक साथ कंबाइन हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड, बट ईच ऑफ अस एनकाउंटर टाइम्स ऑफ क्राइसिस व्हेन द वर्ड सिंपली डजंट मेक सेंस। ऐसा सबके साथ होता है कि कभी कभी लगता है इस दुनिया का तो कोई मतलब ही नहीं है यार। तो जब लगता है दुनिया को कोई मतलब ही नहीं है, तो भगवत गीता उठा के देखो, समझ में आएगा कि आप क्यों आए हो, आपका कुछ कर्तव्य है, आपको क्यों कर्म योगी होना है। तो इस तरह से रिलीजन हमें गाइड करता है और सफरिंग से निकालता है और हमको डेथ के फियर से भी निकाल के अलग करता है।
स्पेशली व्हेन सफरिंग, जैसे कि वहीं पे अगर सफरिंग ऐसी हो जाए जो अनजस्ट है, अनडिजर्व्ड है, जैसे किसी का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, तो वो अनजस्ट और अनडिजर्विंग डेथ है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारे मन में क्योस क्रिएट होगा, तो रिलीजन उस पेन को दूर तो नहीं ले जाएगा। दे डू नॉट ऑलवेज गिव क्लियर एक्सप्लेनेशन, एकदम एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं देगा। अगर आपसे पूछे कि रीबर्थ हुई, तो और कोई पूछे रिलीजियस व्यक्ति से कि बताओ कहाँ रीबर्थ हुई, कौन सी जगह हुई, तो प्रूफ तो नहीं है। बट ऐसा कहने से कहीं ना कहीं जो पेन होता है ना वो एंड्यूरेबल, यानी कि आप उसको बियर कर सकते हो, बिकॉज दे अफर्म दैट देयर आर आंसर इवन इफ वी विल नेवर अंडरस्टैंड देम। हम उन आंसर्स को समझेंगे नहीं, बट उनके आंसर्स हैं, उसका रीजन है, हर एक्शन के पीछे का एक रीजन है। तो इस वजह से हम थोड़ा रिलीफ में आ जाते हैं। तो एन ओवरऑल कॉस्मिक ऑर्डर बिकॉज द क्राइसिस अल्टीमेटली हैज़ मीनिंग एंड मेक सेंस। तो बेसिकली रिलीजन क्या है, वही एक सिंबल वही है जो एक तरीके से हमारे ओवरऑल कॉस्मिक ऑर्डर को क्रिएट करते हैं और अल्टीमेटली मीनिंग को हम सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो हियर टू, जैसे क्रिश्चियन का गुड एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रॉस का, इसमें क्या है कि इट कैन गिव क्रिश्चियंस रीअश्योरेंस दैट इवन द वर्स्ट सफरिंग अल्टीमेटली हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। यानी कि कितना बुरा हुआ था, क्राइस्ट को जो है वो क्रूसिफाइड कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, लोगों ने उनसे जुड़े, लोगों ने उनके धर्म को अपनाया, अच्छा काम करना शुरू किया। तो ये कहना चाहती है कि सफरिंग अल्टीमेटली पॉजिटिव मीनिंग को ही लीड की है। तो हर सफरिंग को कैन बी इंटरप्रेटेड एज इंटीमेटिंग द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट विच लीड टू रिसरेक्शन, कहीं ना कहीं रीबर्थ होगा दोबारा से। सो ये सब चीज़ें जो है वो क्रॉस के थ्रू हम समझ सकते हैं। इसी तरह से क्लेमिंग दैट ऑल द सफरिंग हैज़ डिवाइन पर्पस एंड डिवाइन मॉडल, तो वही रिलीजन बेसिकली क्लेम करता है, श्योर करता है कि हर एक पर्पस जो है वो डिवाइन पर्पस है। मौत के पीछे एक लक्ष्य है, मोक्ष मिलता है, एक उसका प्रॉपर मॉडल है। तो ये पूरा मतलब एक चीज़ें जो है वो रिलीजियस सिंबल डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। रिलीजन clothes its conception of order with an aura of factuality. People do not first face crisis and then develop a religious symbol to deal with them. यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि रिलीजियस जो क्लोज ऐसा नहीं है कि वो बाद में डेवलप होता है, ठीक है, कि पहले चीज़ें जो है वो पहले क्राइसिस हो गई, उसके बाद फिर हम एक रिलीजियस सिंबल डेवलप करेंगे उससे निपटने के लिए। कि डेथ हो गई, अब डेथ का मीनिंग किसी को नहीं पता है, अब लोगों ने डेथ खोजना शुरू किया, ऐसा नहीं है। पहले से ये प्रोसेस उल्टी दिशा में चलता है। द प्रोसेस वर्क्स इन रिवर्स। इन ऑर्डर टू एंड्योर द क्राइसिस विदाउट ब्रेकिंग वन मस्ट फर्स्ट एम्ब्रेस द सिंबल। मतलब ये हुआ, देखिए इसको हम थोड़ा हिंदी में समझाते हैं फिर इसको पढ़ के समझाएंगे। मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप ये मानते ही नहीं हो कि भगवान है, अगर आप ये मानते ही नहीं हो कि क्रॉस का मीनिंग क्या, अगर आप ये मानते ही नहीं हो स्टार्टिंग से, बर्थ से आपने कतई नहीं जाना किसी भी चीज़ को, सिंबल को माना ही नहीं कि ईश्वर सबसे बड़ी चीज़ है, डेथ कोई मतलब मोक्ष होता है, अगर ये चीज़ को आप मानते ही नहीं हो, फिर अगर डेथ होती है तो आपको कभी भी उस पर विश्वास नहीं होगा उस बात पे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे ज़रूरी पहले स्टेप क्या मानते हैं, पहले इसीलिए ये मानते हैं कि पहले उसको मानो, पहले उसे एम्ब्रेस करो, उसको मानो, उसको एक्सेप्ट करो रियलिटी में पहले कि हाँ वो है, डेथ नॉर्मल बात है। फिर जब डेथ होगी तो आपको नॉर्मल ही लगेगी। तो ये यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि पीपल डू नॉट फर्स्ट फेस क्राइसिस एंड डेवलप अ रिलीजियस सिंबल टू डील विद देम। द प्रोसेस वर्क्स इन रिवर्स। इन ऑर्डर टू एंड्योर द क्राइसिस विदाउट ब्रेकिंग वन मस्ट फर्स्ट एम्ब्रेस द सिंबल। One must believe that the symbol does reflect and describe the overarching permanent nature of reality. यही है एक्चुअल रियलिटी, इंसान को वो मानना चाहिए, यही सिंबल जो दिख रहा है मेरे सामने यही है रियलिटी, यही है सच्चाई। जब वो ऐसा करेगा तब जब वक्त आएगा तब वो चीज़ें कम पेनफुल होंगी, ठीक है, हाउ पेनफुल लाइफ बिकम्स, उसी तरह से इंसान की पर। सो टू इम्ब्यू एंड रीइंफोर्स सच बिलीफ एवरी सोसाइटी डेवलप्स रिचुअल। अच्छा, अब ये बिलीफ डालने के लिए हर सोसाइटी क्या करेगी, एक रिचुअल डेवलप करेगी। रोज सुबह उठ के पूजा करिए, रोज 5 वक्त नमाज किए, तभी आप मानोगे ना कि आप ये ईश्वर है। तो वो रिचुअल जो डेवलप होते हैं, वो रिचुअल क्या है, अ रिचुअल इज अ वे ऑफ एक्टिंग आउट अ सिंबल। उस सिंबल को किस तरह से परफॉर्म करना है वही रिचुअल है। इट इज अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज सपोज टू रिफ्लेक्ट द अल्टीमेटली ट्रू नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड द अल्टीमेटली ट्रू वे टू लिव एंड टू शो हाउ द टू फिट परफेक्टली टुगेदर। ये एक्चुअली क्या करता है, यही तो बताता है कि कैसे आपको उठना चाहिए, बैठना चाहिए। रिचुअल्स आपको बताएंगे, आप वो रिचुअल परफॉर्म करो, फिर धीरे धीरे आपका माइंड इसी तरह से बन जाएगा, ग्रुप का बिहेवियर वैसे ही हो जाएगा। फिर द वर्ड एज लिव्ड एंड द वर्ड एज इमेजिन टर्न आउट टू बी द सेम वर्ड। तो जो वर्ड हम लिख रह रहे हैं और जो वर्ड हमने उम्मीद की है वो दोनों ही हमको सेम वर्ड लगने लगेगी और फिर हम उस दुख से थोड़ा दूर निकल जाएंगे। तो ये यहाँ पे समझाना चाह रहे थे। इसके बाद रिलीजन मेक्स द मूड्स एंड मोटिवेशन सीम यूनिकली रियलिस्टिक, यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिचुअल इज टू सेंड अस बैक इनटू एवरीडे लाइफ, कन्विंस दैट आवर वर्ल्ड फील द वे ऑफ लाइफ आर इंटू ट्रू गुड एंड अल्टीमेटली फुलफिलिंग। यानी कि रिचुअल क्या कर रहे हैं, रिचुअली एक्चुअली यही चाह रहे हैं कि हमारा जो एवरीडे लाइफ है वो इस बहुत ही कन्वीनियंटली चले, हमारा वर्ल्ड व्यू
दुनिया को देखने का नज़रिया, हमारे जीने का नज़रिया हमको लगे बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लाइफ काफ़ी फुलफिलिंग है। सिम्बल्स एंड रिचुअल टुगेदर रीइंफोर्स आवर commitment to our nomos, which is the way that our society teaches us to live and to experience life। यानी बेसिकली जिस तरह से हमें लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहिए सोसाइटी हमें टीच करती है, ठीक है। ये बोलती है कि इस तरह के एथोस फॉलो करो, ये करो, वही सोसाइटी में सी, और हमारा पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन होगा ही नहीं रिलीजियस बिलीफ और कॉमन सेंस में। क्यों नहीं होगा कॉन्ट्रडिक्शन? क्योंकि हमारा कॉमन सेंस क्या होता है, हमने पढ़ा था। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस वो है जो रियलिटी में आप रह रहे हो, जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो, जैसा आपका बैकग्राउंड है, जैसा आपकी अपब्रिंगिंग, आपका कॉमन सेंस वैसे ही बन जाएगा। जब आपका कॉमन सेंस वैसे ही बन जाएगा और आपका रिलीजियस बिलीफ भी सेम होगा, तो फिर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन तो आएगा ही नहीं। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। रादर रिलीजियस सिंबल्स एंड रिचुअल्स आर द फाउंडेशन ऑफ व्हाट वी कॉल कॉमन सेंस। इंस्टेड जो रिलीजियस सिंबल्स और रिचुअल्स है वही हमारा फाउंडेशन बन जाएंगे कॉमन सेंस का, ठीक है। तो अंडरस्टैंड गिव्स व्यू ऑफ रिचुअल बेटर, लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, क्रिश्चियन का एक वो है रिचुअल है बैप्टिज्म का। बैप्टिज्म मतलब होता है होली वाटर में ये डिप करते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को डिप किया जाता है। इवन कोई अगर क्रिश्चियनिज्म में कन्वर्ट होता है तो पहले उसे बैप्टाइज किया जाता है, होली वाटर में उसका सर डाला जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ही मानना है कि विदाउट बीइंग अ क्रिश्चियन आप इम्प्योर हो, ठीक है। जब तक आपका बैप्टाइजेशन नहीं हुआ आप इम्प्योर हो, और जैसे ही आपकी सोल उसमें जाती है तो आप सारे पापों को धुल देते हो। वही गंगा वाला हिसाब है कि गंगा में नहाओगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। तो बैप्टाइजेशन का भी प्रोसेस कुछ ऐसे ही सिमिलर होता है। उसके बाद ही आप क्रिश्चियन बने हो। स्पिरिचुअल वॉशिंग, आप कितना भी पाप करके आओ, यहाँ पे आओगे आपके सारे सिन माफ हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आप वो नहीं हो, आपका बैप्टाइजेशन नहीं हुआ, आपने क्रिश्चियनिज्म को फॉलो नहीं किया, तो आप एक सिंफुल इंसान हो, ठीक है। और जैसे ही आप बैप्टाइज हुए तो आप प्रॉपर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगे और आप जो है वो एक ग्रेसफुल इंसान हो गए। तो ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये यही कर रहे हैं कि मतलब एक तरीके से रिलीजियस कन्वर्जन के लिए ये हेल्प करता है ये सब चीज़ें, रिचुअल्स। तो लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। फिर एक इन्होंने रिचुअल सेट कर दिया, लोग इसमें मानेंगे, बिलीव करेंगे, तो वो एक सिंबल बन जाएगा, लोगों का बिलीफ होगा। तो जब वो टाइम आएगा तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा अपने छोटे से बच्चे को गोद में देते हुए। तो यही सारी चीज़ें बैप्टिज्म टेल्स क्रिश्चियंस दैट द वे दे live their lives and the way they imagine the world to be coincided perfectly with each other। तो वो चाहते हैं कि जैसा हम रहते हैं, वो सोचते हैं, वो सब चीज़ें एक जैसी हो, इन लाइन हो। चीज़ों में केओस नहीं होना चाहिए, सोच में, ठीक है। तो ये चीज़, अगर कोई क्रिश्चियन मेरा फ्रेंड है, ये जो इसको लेक्चर को देख रहा है, इसको मतलब एक इंजॉय करना है, सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझना है, इसको बिल्कुल भी दिल पे नहीं लगाना है। हम सोशलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हम उसको उसी तरह से पढ़ेंगे। बट व्हाट अबाउट सेकुलर सिंबल्स लाइक बार्ट सिम्पसन? अच्छा, इससे सेकुलर सिंबल बोला है, जैसे कि बार्ट सिम्पसन का हमने कार्टून दिखाया था, BMW का। ही सेकुलर सिंबल क्यों? क्योंकि आप ये थोड़ा ना कह सकते हो कि किसी रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं डिवॉइड ऑफ रिलीजन है, सेकुलर सिंबल है। तो क्या ये सारे सिंबल्स भी कुछ सोसाइटी को चेंज करने में हेल्प करते हैं? क्या ये यूएस के दिए हुए सिंबल है? क्या आप कह सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू को रिफ्लेक्ट करता है? क्या ऐसा है? तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम आगे वाले चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे। इनमें सिर्फ क्वेश्चन है, तो उसे समझेंगे हम बाद में। फिलहाल के लिए अभी क्या है कि इस यहाँ पे ये गीट्स का 5 पॉइंट्स खत्म हो गए। इसके बाद आते हैं डिफाइनिंग रिलीजन को डिफाइन करने के लिए स्पायरो ने जो है क्रिटिसाइज किया था डर्कहाइम का व्यू क्या था? वो डेथ और ड्रीम वाला, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था और बिलीव किया था एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर ह्यूमन। इनका देखो स्पायरो का बेसिकली ये कहना था कि सुपर ह्यूमंस थे, उन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए, उनके चमत्कार दिखाने की वजह से लोगों ने उनमें बिलीव किया, वो पैटर्न बने, फिर वो इंस्टीट्यूशन बन गया। तो स्पायरो के अकॉर्डिंग जैसे बुद्धा आए, सब आए, चमत्कारी सुपर ह्यूमन बींग्स थे। और इनके अकॉर्डिंग रिलीजन क्या था स्पायरो का? एन इंस्टीट्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ कल्चरली पैटर्न इंट्रैक्शन विद कल्चरली पोस्टुलेटेड सुपर ह्यूमन बींग्स। एक पैटर्न जो बनाया गया है, जो किसकी वजह से बना? एक सुपर बींग जिन्होंने लोगों की मदद की, ह्यूमंस की हेल्प की। तो इनके अकॉर्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन कैन बी एक्सप्लेन इन 2 ways, 2 तरीके से बता सकते हैं। फर्स्टली द ग्राउंड फॉर बिलीविंग द रिलीजन एंड द सेकेंडली द रीजन दैट द सस्टेन द बिलीफ इन रिलीजन। यानी कि सबसे पहले कि वो ग्राउंड क्यों है रिलीजन में बिलीव करने के लिए, क्योंकि वहाँ कोई सुपर ह्यूमन बीइंग था। दूसरा, वो बिलीफ सस्टेन कर रहा है हमेशा रिलीजन के फॉर्म में, ये रीजन है कि रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये सुपर ह्यूमन बींग्स के, देखिए कीवर्ड्स याद रखने, हर व्यक्ति से रिलेटेड कीवर्ड याद रखना है। डर्कहाइम से रिलेटेड डेथ एंड ड्रीम हो गया, गीट्स के 5 पॉइंट्स हो गए, स्पायरो का सुपर ह्यूमन बींग्स हो गया। तो ये कीवर्ड याद रखने हैं, अपने आप ही थ्योरी याद आ जाएगी। इसी को और थोड़ा सा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पायरो ऑल ह्यूमन बींग्स हैव बोथ द सोशलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। कुछ सोशलॉजिकल नीड्स होते हैं जैसे कि मैरिज, ये सब सोशलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स इंटरनल पीस और ये सब,
तो साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं, इनके फुलफिलमेंट के लिए लोग कुछ एक्शन लेते हैं और उनको मोटिवेशन आता है। इसलिए इनके अकॉर्डिंग रिलीजियस बिहेवियर 3 तरीके का होता है, कॉग्निटिव, सब्सटेंटिव एंड एक्सप्रेसिव। कॉग्निटिव बिहेवियर क्या होता है, इज़ द डिज़ायर फॉर नॉलेज, जहाँ पे आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो वो होता है अब रिलीजियस बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर, जहाँ आप नॉलेज जानना चाहते हो, चीज़ों के पीछे की वजह जानना चाहते हो। सब्सटेंसिव डिज़ायर आर द डिज़ायर ऑफ विच द एक्टर इज अवेयर एंड इज लिंक विद द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द पर्सन। वहाँ पे इंसान को पता होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बट वो अपने आप को लिंक करना चाहता है अपने साइकोलॉजिकल स्टेट से। और दूसरा आता है एक्सप्रेसिव डिज़ायर, रिफर्स टू एंग्जाइटी और द पेनफुल ड्राइव्स और द फियर्स इन पीपल, जो फियर की वजह से क्रिएट होता है रिलीजियस बिहेवियर। तो ये 3 तरीके के बिहेवियर होते हैं, या तो आप नॉलेज पाना चाहते हो, या आपको पता होता है कि हाँ ठीक है, ये जो सुपर ह्यूमन है, यानी कि मान लीजिए सपोज मेरे लिए सुपर ह्यूमन मेरे हनुमान जी हैं, ठीक है, तो ये जो ह्यूमन बीइंग है या सुपर ह्यूमन है, ये अल्टीमेट गॉड है और इससे मेरे को साइकोलॉजिकली कनेक्ट करना है। तो एक तो दो, ये दूसरा रीज़न हो गया। एक्सप्रेसिव रीज़न क्या हो गया कि मेरे अंदर डर है किसी चीज़ को लेकर के, किसी चीज़ को तो और या पेन है, तो उसको ख़त्म करने के लिए मैं रिलीजन से जुड़ जाती हूँ। तो ये फाइनली 3 तरीके के रिलीजन बनाता है, एडजस्टिव, एडाप्टिव एंड इंटीग्रेटिव। एडजस्टिव मतलब जो कि एडजस्ट करके चले, एडाप्टिव मतलब नई नई चीज़ों को अडाप्ट करे, और इंटीग्रेटिव मतलब एक सोसाइटी को सोलिडारिटी में एक साथ लेकर के चले। तो रिलीजन आर ऑफ 3 टाइप। तो ये तीनों चीज़ें याद करने की, ज़्यादा उसके समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको इतना हमने समझ लिया। इसके बाद समझते हैं Spiro work brought a new dimension in anthropological explanation of religion, as his works were totally different from that of Durkheim, an anthropologist. Obviously, religion can be defined as a set of beliefs concerning the cause, nature, and purpose of the universe, especially when considered as the creation of a superhuman agency or agencies, usually involving devotional ritual observance, a moral code governing the conduct of human affairs. तो वही इन्होंने पूरा डिफाइन किया है कि किस तरह से सुपर ह्यूमन एक्टिविटी है, एजेंसी है, इसमें बहुत सारे डिवोशनल रिचुअल्स होते हैं, कुछ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पायरोज रिलीजन। अब आते हैं मार्क्सिस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पॉइंट पे। उससे पहले हम समझेंगे कि स्टीफन का क्या कहना था। ही डिफाइंड रिलीजन एज अ शेयर्ड रियलिटी विच इज़ अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़ एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग दोज आइडियाज़। उनका मानना था कि एक सिस्टम है जहाँ पे कॉमन शेयर्ड रियलिटी है, मतलब ऑब्वियसली एक कॉमन रियलिटी उन लोगों ने बना ली है, उसी को वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने आइडिया को। ये ज़्यादातर एक आइडियोलॉजी है, एक स्टडी है जो एग्जिस्ट कर रही है सोशोलॉजिकली और हिस्टोरिकली, दैट्स वाई इट इज़ एग्जिस्टिंग। या फिर मार्क्सिस्ट का क्या था एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट। हाँ, तो फिर मार्क्सिस्ट का एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पॉइंट क्या था कि उन्होंने कहा था कि रिलीजन बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच रिलीजन इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, बट द न्यू जनरेशन ट्राइड टू प्रूव द रिलीजन एज मोर सब्जेक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल। मतलब इनका ये कहना था ऑब्जेक्टिव इन नेचर मतलब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव था रिलीजन का, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव था जिसको वो अचीव करना चाहते थे, लेकिन नए जनरेशन ने उसको बहुत सब्जेक्टिव बना दिया। डेथ क्यों, तो कैसे, कि क्या, पूरा सब्जेक्टिव व्यू ऑफ पॉइंट आउट, फिर उसको एक्सपेरिमेंट प्रूफ भी करके दिखाओ। मार्क्सिस्ट ने बहुत एकदम सीधे बोला था कि भाई रिलीजन बहुत ही ऑब्जेक्टिव है नेचर में, पीस चाहिए, शांति चाहिए, इसलिए एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक अप टिल नाउ। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे की वीडियोज़ हम लोग डालेंगे। थैंक्स अ लॉट।